स्वागत है आपका YouTube चैनल साबरी एजुकेशन पॉइंट के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, लाभकारी होंगे। दोस्तों, चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर और ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। तो सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जानने के लिए हम अब यह वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू। पहला सवाल है, जो जंतु केवल पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं क्या कहलाते हैं? है ना। पहला 1 नंबर में सवाल दिया हुआ है कि जो जंतु केवल पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा शाकाहारी। शाकाहारी कहलाते हैं, यानी कि जो भी जंतु मीट मांस नहीं खाते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां उत्तियाँ वगैरह खाते हैं, तो वो शाकाहारी कहलाते हैं। सवाल नंबर 2 है कि जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा मांसाहारी। मांसाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जंतु पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं, जो जंतु पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं। सवाल नंबर 3 का जो आंसर है यह है सर्वाहारी। कुछ ऐसे जंतु हैं जो पेड़ पौधे की पत्तियां या पेड़ पौधे से उगे हुए फल वगैरह वगैरह खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं, यानी कि मांस मछलियां भी खाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सर्वाहारी। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के छत्ते से क्या प्राप्त होता है। सवाल नंबर 4, मधुमक्खी के छत्ते से क्या प्राप्त होता है? बहुत ही आसान सवाल है यह। इससे हम लोग शहद प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? शहद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होती है। यह रोग दांतों के से संबंधित है, यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो यह समझेंगे कि हमारे दांत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि दांतों से संबंधित जो बीमारियां होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट सवाल है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है ना। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है ना। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए हमें जो नमक खानी चाहिए वो आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए। और आलू में क्या पाया जाता है। सवाल नंबर 7, आलू में क्या उपस्थित होता है। तो आलू में मंड उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल वाल वगैरह भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दिया हूँ केवल ताज़े फल और सब्जियाँ। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं, एक स्रोत का मैं नाम बताया हूँ, ताज़े फल और सब्जियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे, सवाल नंबर 9 देखिएगा यहाँ, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक तंतु। और नेक्स्ट है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया जो है, सवाल नंबर 10, इसका सही उत्तर है क्या? कताई, यानी कताई कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ क्या कहलाती है। तो धागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ है तो उसको बुनाई कहते हैं और बंधाई भी कहते हैं, बुनाई और बंधाई दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो आसानी से खरोंचे या दबाए जा सके क्या कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग आसानी से खरोच सकते हैं या दाब देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा पदार्थ कहते हैं। तो वो हो जाएगा कोमल पदार्थ। सवाल नंबर 12 का आंसर सही आंसर है यह कोमल पदार्थ। ये कोमल पदार्थ को हम लोग आसानी से खरोच सकते हैं और दबा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ, सवाल नंबर 13, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है पारदर्शी। जी हाँ, जिससे किसी वस्तु को हम लोग आर पार देख सकते हैं वह पारदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाती है। जो जिससे धुंधली दिखाई देती है उसे हम पारभासी कहते हैं, है ना। और आपको मैं बता दूं
कि जिससे हम लोग आर पार नहीं देख पाते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपारदर्शी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो पानी या तरल पदार्थों में आसानी से घुल जाए। वे पदार्थ जो पानी या तरल पदार्थों में आसानी से घुल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है पृथक्करण, यानी अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसको चुनना, छानना, बीनना वगैरह वगैरह ये सब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसाई। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। सवाल नंबर 18, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो यह 3 अवस्थाएं होती है। और कौन सा पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में गैस अवस्था में बदल जाता है? देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा सवाल गलत टाइप हो गया है। कौन सा पदार्थ मतलब ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है? तो वह है कपूर, है ना। यह जो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो यह ठोस अवस्था में से गैस अवस्था में बदल जाता है। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो यह जो है जड़ें जो हैं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। जड़ें जो है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती है? तो जड़ें मिट्टी से खनिज लवण अवशोषित करती है ना। जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती है? खनिज लवण अवशोषित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल का नर भाग क्या कहलाता है? फूल का नर भाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है पुंकेसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसा फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे हम द्विलिंगी फूल कहते हैं। और जिसमें स्त्री केसर ही उपस्थित रहता है या केवल पुंकेसर ही उपस्थित रहता है, वह एक लिंगी फूल कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? तो पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? है ना। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो संधि या जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? तो शरीर की अस्थियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। जैसा कि आप लोग कभी कभी देखे होंगे मनुष्य के शरीर के हड्डियों का ढांचा किताब वगैरह में, उसे हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। मिट्टी खाने वाले जीव का क्या नाम है? हम लोग तो फल और अनाज सब्जियां वगैरह जो भी खा लेते हैं, लेकिन मिट्टी खाने वाला जीव कौन है जो मिट्टी खा के जिंदा रहता है? तो उसका नाम है केचुआ, है ना। मिट्टी खा के और मिट्टी में ही रहता है। और केचुआ किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मछली की शरीर की बनावट कैसी होती है? जी हाँ, मछली की शरीर की बनावट किस तरीके की होती है ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके? तो होता है धारा रेखीय, है ना। नाव का भी जो बनावट होता है वो धारा रेखीय ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव अपने ही जैसा संतान पैदा करता है, उस क्रिया को हम लोग क्या, यानी कि हर सजीव अपने ही जैसा संतान पैदा करने के लिए कोई ना कोई विशेष क्रिया करते हैं जिसे हम प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन। सवाल नंबर 31 का सही जवाब है प्रजनन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सजीव या निर्जीव? देखिए पेड़ पौधे जो हैं उसमें हर तरह से वृद्धि विकास होता है, इसलिए सजीव के उसमें कुछ गुण हैं, इसलिए यह सजीव के अंतर्गत आते हैं। हमें सांस लेने में किस क्षेत्र में कठिनाई होती है? जो हमें सांस लेने में जिस क्षेत्र में कठिनाई होती है वह क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट किस परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है? तो ऊंट जो है वो मरुस्थलीय परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलकुंभी कहाँ पर पाया जाता है? जलकुंभी कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जल में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक जो है वह है मीटर। क्या है? मीटर। एम से भी हम लोग सूचित करते हैं लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। 1000
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सवाल नंबर 37 कि 1000 मीटर कितने के बराबर है। तो 1000 मीटर जो है वह 1 किलोमीटर के बराबर है। 1 किलोमीटर के बराबर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 37 कि 1000 मीटर कितने के बराबर है। तो 1000 मीटर जो है वह 1 किलोमीटर के बराबर है, 1 km, 1 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 38 कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 39 किसी भी वस्तु को देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो है किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 41 किसी दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर है आपतित किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा विद्युत या बिजली का सुचालक है या कुचालक। तो लोहा जो है सवाल नंबर 42 जो है विद्युत का सुचालक है या कुचालक। तो यह है सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब के आविष्कार किसने किया था। तो बिजली के बल्ब के आविष्कार किसने किया था। तो ये है वैज्ञानिक का नाम एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है। सवाल नंबर 44 बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो इसका सही आंसर है टंगस्टन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वस्तु चुंबक की ओर खींचती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो समान ध्रुव आमने सामने होती है तब क्या होता है। जब दो समान ध्रुव आमने सामने होती है तब विकर्षण होता है। क्या होता है, विकर्षण। ठीक है। सवाल नंबर 46 का यह आंसर है विकर्षण। सवाल नंबर 47 कह रहा है कि जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग संघनन कहते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जब जल को हम लोग वाष्प में बदलते हैं तो वाष्पन, और वाष्प को जब हम लोग जल में बदलते हैं तो संघनन। ये चीज़ होना चाहिए, दिमाग पर याद रहना चाहिए। ठीक है। तो जल को वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन और जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया संघनन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा बारिश से क्या आ जाती है। यानी कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है टाइप करने में। अत्यधिक बारिश जब होती है तो क्या आ जाती है। तो बाढ़ आ जाती है ना। बहुत ज़्यादा जब बारिश होने लगेगा तो बारिश के वजह से हमें कैसी स्थिति हो जाएगी, बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना किस गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए चाहे वो मोमबत्ती का जलना हो या फिर किसी भी चीज़ का जलना हो, जलना यानी कि दहन की जो प्रक्रियाएं हैं वो CO2 ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण ही होता है, जिसको हम लोग संकेत में O2 कहते हैं। ठीक है। तो जलने की जो प्रक्रियाएं होती है वो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ही होती है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा तो जलने की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको कुछ मदद मिल सके। इसी तरह का मैं समय समय पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए